हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस। अभी तक जितना सीखे वो सब का सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे और अगले लेक्चर से हम लोग फिर से एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट निकालना है आपको -15 -8i का। पिछले लेक्चर में जो आप मेथड सीखे थे सेम मेथड से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते। ये और कुछ नहीं, ये बोल रहा है कि -15 -8i का पावर निकाल दो 1/2 का। तो इसका मतलब दो रूट्स निकलने वाले हैं, इसके कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये उसी से बनाते हैं अभी फिलहाल। इसके अलावा एक और तरीका आपको सिखाते हैं, इसमें मजा आएगा आपको। तो लिखिए आप मेथड वन में मतलब जो हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे ना वही। अब यहाँ पे सुन लो कि देखो इस तरह से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को मान लेते हैं हम, ये -15 -8i है। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि इसका मॉड बताओ तो बोलोगे सर ये रूट अंडर ऑफ -15 का स्क्वायर करना होगा और -8 का स्क्वायर करना होगा। तो ये आपको 70 निकलेगा। हमको पता है कि रूट अंडर 289 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर मतलब 225 प्लस 64 मतलब 289 का स्क्वायर 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉड निकल गया। अब सवाल उठता है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट मतलब ऐसा कुछ, तो tan इनवर्स करना है किसका, -8 बाय, बेटर है कि ये है ना आर्ग्यूमेंट निकाले। तो पहले काम करो, पहले यहाँ से तुम tan थीटा लिख दो, तो -8 बाय -15 होगा। अब ये कुछ रेगुलर टाइप का कुछ नंबर नहीं आ रहा है, जैसे इन्वर्स करने से आपका π/2 आ जाता था, π/4, 3π/4, वैसा कुछ मिल नहीं रहा पैटर्न। तो हमें यहाँ पे करेंगे चतुराई। देखो ये चतुराई सिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है कि यहाँ पे आपको बोला tan थीटा निकालने के लिए ना। तो एक काम करो, थीटा को ऐसे कर दो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इस साइड को हम -8 मान रहे हैं, इस साइड को हम -15 मान रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, ये तो पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 17। ये तो 17 होना ही है। अब इस चीज को आप पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, आप जानते हो कि z को आप लिख सकते हो r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस तरह से कुछ लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छी बात है। ये आपने लिखा, यहां से आपको बस थीटा पता करना है कि थीटा आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि यहाँ पे थीटा आप पता करोगे ना तो वो भी कुछ इरेगुलर टाइप में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जनरल नोटेशन डिराइव करेंगे जो हमको पता है कि इसको लिखेंगे हम cos थीटा प्लस 2k पाई। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका तो पीरियड ही है। उसी तरह से i टाइम्स लिख देंगे साइन ऑफ थीटा प्लस 2k पाई। यहां से ये लिखा हमने। अब देखो यहां से मेरे को अगर cos थीटा फाइंड करना है, cos थीटा तो क्या बोलोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो लिखेंगे -15/17। और साइन थीटा अगर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 8/17। कॉस थीटा और साइन थीटा ये सब चीज हमको पता है, अच्छी बात है। इसके अलावा हमको ये भी जानकारी है कि अगर मुझे z टू द पावर ऑफ कुछ 1/n निकालना होता है तो हम इसको r टू द पावर ऑफ 1/n करते हैं। साथ ही साथ cos ऑफ इसके पावर में n हो जाएगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, n टाइम्स पावर n है, इधर भी n पावर n, सॉरी वो नहीं करना है, ये करना है आपको cos ऑफ थीटा प्लस 2k पाई बाय n प्लस i साइन थीटा प्लस 2k पाई बाय n। ये तो होता है ना कि पावर में देखो क्या किए हो, 1/n कर दिया, तो इधर भी पावर में 1/n, इधर भी पावर 1/n करोगे तो क्या 1/n मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये चीज तो सीखते हुए चले आ रहे हैं। और इसी में आप k की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 कहां तक लेके जाते हो, n-1 तक लेके जाते हो। यहाँ पे n का वैल्यू है कितना, 2, क्योंकि आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है पावर 1/2 का। तो n का वैल्यू है 2, तो कहां तक जाओगे, 0 और 1 तक जाओगे। बस एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे। तो चलो इसको डालते हैं। तो Z1 अगर मुझे फाइंड करना है तो उसमें हमको k का वैल्यू 0 डालना होगा। तो हम लिखेंगे r टू द पावर ऑफ 1/n कितना होता है, r क्या है 17 का मतलब ये √17 होगा ये r टू द पावर ऑफ 1/2, ये हो गया √17। अंदर में आ जाइए,
अंदर में आप लिख सकते हो कॉस ऑफ थीटा प्लस इसको क्या करोगे आप, थीटा इसको क्या करोगे, 0 पुट करोगे तो थीटा बाय एन हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये हो गया पहला चीज, ये तो होगा। इसके अलावा प्लस आई साइन ऑफ, यहां पे भी वही हो जाएगा, थीटा बाय मतलब ये कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका Z1 पता चला है, ठीक है। Z2 पता करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से आप लिखोगे √17, k का वैल्यू इस बार आप 1 डाल दोगे, k का 1 डालने पे हमको मिलेगा 2 पाई, तो थीटा प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई साइन थीटा प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2। ये आपके निकल चुके हैं, ये है इसका स्क्वायर रूट, ये दोनों है इसके स्क्वायर रूट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पे थीटा नहीं पता है ना। थीटा देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थीटा आप डायरेक्टली निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हो, तो वो आपको पता चल ही जाएगा। तो वैसे भी करके आपको दिखाते हैं, और साथ ही जो एक और तरीका है नायाब तरीका, उसको भी हम लोग इख्तियार करते हैं। तो यहां से देखिए कॉस थीटा है ये, साइन थीटा है ये, तो डायरेक्ट आप यहां से क्या कर सकते हो, थीटा निकाल सकते हो। तो थीटा अगर हम निकालेंगे तो पता चलेगा हमको ये tan इनवर्स ऑफ -8 बाय -15 होता है। अब यहां से आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू निकालो, कुछ पॉइंट्स में आएगा, ठीक है, और उसको यहां पे डालोगे, फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट हो जाएंगी। मतलब आपको थीटा बाय 2 निकाल सकता है ना, तो इसका हाफ भी कर दोगे, यहां बैठा दोगे, तो आपको एक्चुअल में जो डेसिमल में वैल्यूज आने वाली हैं वो निकल आएगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं एक और तरीका, वो मैं आपको देख के बताता हूं। इसमें इसने सॉल्व किया है एक काफी अच्छे तरीके से कि कॉस थीटा को तो लिखा वो, साइन थीटा भी लिखा है वो, और एक तो रूट हो गया इसका रूट अंडर कॉस थीटा बाय 2 प्लस आई साइन थीटा बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है रूट कॉस पाई प्लस थीटा बाय 2, हाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे रूट अंडर 17, तो इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तब एक आ जाएगा थीटा बाय 2 प्लस पाई, थीटा बाय 2 प्लस पाई, और प्लस आई साइन थीटा बाय 2 प्लस पाई, ठीक है। तो एक स्क्वायर रूट तो ये हो गया, एक स्क्वायर रूट ये हो गया। अब सवाल उठता है कि इसके हम लोग वैल्यूज के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वैल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं लिखा दे रहा हूं। कॉस थीटा बाय 2 ये होता है प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। उसी तरह से साइन थीटा बाय 2 को आप लिख सकते हो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस मुझे जनरली याद नहीं रहते, तो इसलिए मैं ये चीज़ देख के कर दे रहा हूँ आपको। ये करोगे प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा आपने निकाला ना, -15 बाय 17 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 15 बाय 17 ये कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये पूरे पे रूट है, तो ये निकलेगा आपका प्लस माइनस 1 बाय रूट 17, ये निकल चुका है। साथ ही साथ इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 15 बाय 17, पूरे पे डिवाइड करोगे 2, तो प्लस माइनस 4 बाय रूट 17, ठीक है। और थीटा जो एंगल है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए थीटा बाय 2 जो एंगल है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। थीटा आपका कौन से एंगल में, थर्ड क्वाड्रेंट में ना। देखो यहाँ पे दोनों निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है और y भी निगेटिव, -15 -18, मतलब यहां पे कहीं पर पॉइंट था। ये पूरा का पूरा एंगल है आपका थीटा, तो थीटा बाय 2
मतलब इसका आधा क्या होगा, इसका आधा आ जाएगा कहीं यहाँ पे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, θ/2। देखो यहाँ पे थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए θ/2 जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव होता है, x आपका निगेटिव होता है और y आपका पॉजिटिव होता है। तब इस केस में आप cos θ/2 को लिख सकते हो। इसको मैं क्या करूं, हाँ, यहां से आपको दो वैल्यूज मिले ना, ±1/√17। अब सवाल उठता है cos θ/2 को हम 1/√17 लिखें या फिर -1/√17 लिखें। क्या था रूल, ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए थे कि ये ऑल साइन tan cos होता है ना। तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस निगेटिव होता है। तब इस केस में मुझे cos θ/2 जो है वो -1/√17 लेना होगा। बस यही एंगल, देखो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, इसी से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वैसे है नहीं, तो एंगल इसको कॉम्प्लिकेट कर देता है। cos θ/2 है आपका -1/√17, ठीक है। अब सेकेंड रूट में ही साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा को लेना है आपको पॉजिटिव, मतलब 4/√17, ठीक है। तो आपने cos θ/2 -1/√17 लिया, साइन θ/2 को 4/√17 लिया। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा, इसमें डाल दो पहले वाले में और दूसरे वाले में। cos θ/2 -1/√17 लिखना है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, -1/√17। तो ये देखो √17 है और अंदर में क्या लिखना है हमको, -1/√17, तो -1/√17 प्लस i टाइम्स इसको लिखना है हमको 4/√17, तो यहाँ लिखेंगे हम 4/√17। √17 अंदर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1 + 4i, यही आएगा, -1 + 4i, एक आ गया रूट। अब दूसरे वाले में डालो, यहाँ पे आपको डालना है √17 cos ऑफ थीटा पाई प्लस θ/2, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो आपको ये रिलेशन फिर से याद रखना है। cos ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और साइन ऑफ पाई प्लस θ/2 क्या, पाई प्लस थीटा क्या होता है। ये रिलेशन जनरल रिलेशन है ना, तो आप इसको याद रखोगे तो ये तो जनरल बन ही जाएगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, cos 180, मैं भूल जाता हूँ बार बार, cos 180 + 30 करके देखते हैं, और cos 30 आता है माइनस, तो ये माइनस cos थीटा होता है, ये इतना श्योर है, और ये आपका साइन थीटा होता है, ये भी पता चल गया, ठीक है। चलो, ये कुछ फॉर्मूलाज आपको भेजे में घुसा के रखना चाहिए। लिखो यहाँ पे, भेजे में घुसाओ, मेरे भेजे में घुसा नहीं है, लिखो कॉपी में लिखो, देखो भेजे में घुसा लो, घुसाओ इसको भी, नहीं ये नहीं, अरे ये क्या, हाँ ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले देख रहे हो कहाँ का कहाँ लग रहा है कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको कॉम्प्लेक्स में काम आ रहे हैं। आपको ये सब रिलेशंस नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता था, तो मुझे थोड़ा वेरीफाई करके करना पड़ रहा है। एनीवेज, ये सब भी एक तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। ये जरूरी नहीं कि फॉर एग्जांपल एक तरीका आप सीख ही लो। जैसे होता है ना कि जनरली स्टूडेंट्स को आदत होती है कि अगर कोई चीज़, पढ़ा हुआ चीज़ अगर भूल गए तो वो क्या करते हैं, अच्छा ये भूल गए थे, चलो पलट के देख लेते हैं। जब आप ऐसा करते हो ना, तो अपने भेजे को, ब्रेन को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हो। हम डायरेक्ट, अभी फॉर्मूला बुक रखा हुआ है मेरा, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, मतलब ये वाला चीज़, ठीक है। लेकिन हम देखें नहीं, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम देख लेंगे तो वो चीज़ हम फिर सीख नहीं पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे, इसको हमको भूल चुके थे कि cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, तो हम वेरीफाई कर लिए कैलकुलेटर से, जस्टिफाई भी हो गए, रिलैक्स्ड, कूल, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना, तो ब्रेन आपको वो फोर्स कर देगा कि अच्छा यही चीज़ ऐसा हुआ करता था। एग्जाम में कुछ होगा तो बोलोगे, अच्छा तुमने ऐसी गलती की थी,
याद करो वो दिन, तुमने ऐसी गलती की थी, दोबारा मत करना, ब्रेन आपको बोलेगा। और जैसे ब्रेन बोलेगा तो वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा आपको, फिर आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे √17 है। कॉस पाई प्लस तुम कुछ करेंगे तो साइन पलटेगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कॉस θ/2 लिख सकते हैं, और इसका साइन नहीं बदलेगा तो हम i टाइम्स साइन θ/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब cos θ/2 को तो माइनस है, माइनस का साइन पलट दोगे तो यहाँ पे √17 था ना, तो यहाँ पे 1/√17 रहने दो, और प्लस i टाइम्स 4/√17 आ जाएगा। तो ये कट गया, फिर ये कट गया, 1 + 4i आ गया। वेरी गुड। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गए, एक -1 + 4i और एक 1 + 4i। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये वाकई में इसके स्क्वायर रूट हैं या नहीं। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई करने का एक तरीका है कि आप उसको स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप वही मिलेगा, आपको वही मिलना ही चाहिए। अगर अब वही नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो गलत है। तो फटाक से जल्दी से करो वेरीफाई, जितना देर में हम मिटा रहे हैं। देखो ये और ये इसके आंसर हैं, मतलब इसका आप स्क्वायर करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, इसका भी स्क्वायर करोगे ना तो भी ये मिलेगा। चेक करें, -1 + 4i इसका स्क्वायर करिए तो -1 का स्क्वायर a² + b² + 2 × a × b, तो 1 हो गया, 4i² हो गया और -8i हो गया। 4 + 1 - 4 - 8i 16 -15 -8i आ गया ना। अब उसी तरह से इसको करो तो a² + b² + 2ab मतलब 2 × 1 × 4i, तो 1 + 16i² + 8i, ये हो गया। अब देखते हैं कुछ, तो 1 - 16 + 8i -15 + 8i, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, मतलब मैंने कुछ किया है, गड़बड़ किया रे। -1 + 4i है और एक -1 + 4i और एक -1 - 4i, सॉरी यहाँ पे है माइनस, ये आएगा माइनस आएगा, माइनस हो गए क्योंकि आपका cos θ/2 था ना, ये था आपका -1/√17 लिया था, और sin θ/2 था ना, ये आपने 4/√17 लिया था, और sin 180 + θ, sin 180 + θ, अरे ये भी गड़बड़ किया था ना, तो इसीलिए माइनस साइन भी पलटेगा यहाँ पे। cos ऑफ पाई + θ, ये आपका -cos θ आया था, 180 + 30 cos 30 इज दिस, ठीक है, -cos θ था। साथ ही साथ साइन ऑफ 180, तो ये भी साइन ऑफ पाई + θ, ये भी -sin θ ही था, मैंने यहाँ पे माइनस साइन छोड़ दिया था। इसको जब आप डालोगे तब आपको 1 - 4i आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो वो चीज़ पता चल जाएगा। ये एक तरीका था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका आपको सिखा रहे हैं, गौर से गौर देखिए, मतलब थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड करते हो तो वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं लेट p + iq be the square root of -15 - 8i। मान लेते हैं क्या कि p + iq जो है ना, ये स्क्वायर रूट है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमको नहीं पता क्या है, लेकिन हमको इतना पता है कि p + iq का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको यही मिलना चाहिए, -15 - 8i। बस कंपैरिजन करना है हमको। तो इसको हम लिखेंगे p² + i² q² + i टाइम्स 2pq, ये बराबर हो जाएगा -15 - 8i के। अब देखो p²
प्लस आई स्क्वायर की जगह -1 आएगा तो -q² प्लस आई टाइम्स 2pq इज इक्वल टू -15 -8i। p स्क्वायर -q² इसको आप अलग रखिए प्लस आई टाइम्स 2pq को आप अलग रखिए, इक्वल टू करिए रियल पार्ट क्या है -15 और प्लस आई टाइम्स आई टाइम्स -8। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता है कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो आप यहां से आप लिख सकते हो p² - q² की वैल्यू जो है वो -15 के बराबर होनी चाहिए, साथ ही साथ 2pq की जो वैल्यू है वो -8 के बराबर होनी चाहिए। यहां से आप pq को लिखेंगे -4 और p² q² इज इक्वल टू ये है आपका -15। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, आपको इजीली इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट कर दो तो हम क्या एक काम करते हैं, PQ इसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ये कब बताया था मैंने, न्यूमेरिकल वाले क्लासेस में बताया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको P को लिख लेते हैं हम, एक Q को लिख लो, Q इज इक्वल टू -4/P कर लो। p² माइनस q² के जगह पे लिखेंगे 16/p² आएगा, 16/p² आ गया, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप कर सकते हो p² - q² इज इक्वल टू -15। एलसीएम ले लो, p² करो, फिर p² - 16 इज इक्वल टू -15। ये p² p⁴ होगा, फिर p⁴ प्लस 15p² -16 इज इक्वल टू 0। जादू देखो जादू। अब लेट फिर से p² को हम m मान लेते हैं, तो क्या हम इसको m² प्लस 15m - 16 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं m² प्लस 16m -m - 16 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये 16 - 1 क्या होगा 15 और 16 इंटू -1 क्या होगा -16। पेयर बना सकते हैं, यस। m कॉमन ले लो तो m² आ जाएगा प्लस 16 आएगा, -1 ले लो m प्लस 16 आ गया इज इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ पे m कॉमन लिए m प्लस 16, -1 कॉमन ले लो m प्लस 16, क्योंकि अंदर करोगे तो -m -16 आना ही है। यहां से हमको पता चला m -1 और m प्लस 16 की वैल्यू है 0, मतलब m की वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है या फिर -16 हो सकती है। अगर m की वैल्यू है 1 तो p² हो जाएगा 1, इसका मतलब p का वैल्यू या तो हो सकता है 1 या फिर -1। 4 रूट्स निकलने वाले हैं, देख लो। जैसे आपका ये क्या बोलते हैं, क्वार्टिक इक्वेशन का थोड़ा सा बेनिफिट आ जाएगा। मॉडर्न अलजेब्रा में तरीका बताया था ना कि क्वार्टिक, क्विंटिक, हेक्सटिक, हेप्टिक, ऑक्टिक, नॉनिक, डेकिक, ये सब चीज़ होते थे। तो गैलवा आ गए थे, उसके बाद फिर गैलवा ने वो सारी चीज़ों को पलट के रख दिया, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी दे दिया। तो मज़ा क्वार्टिक की अब सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो m इज इक्वल टू 1 है ना, अब m इज इक्वल टू -16 मानो, तो m इज इक्वल टू -16। जब -16 मानेंगे तो इसका मतलब p² हो जाएगा क्या -16। कॉम्प्लेक्स नंबर का जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अब तो हो चुका है ना। कोई दिक्कत है क्या इसको करने में? तो इसको बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, प्लस माइनस रूट अंडर -16 है। इसको आप ये होगा प्लस माइनस रूट अंडर -16 है, तो इसको आप प्लस माइनस रूट अंडर, इसको आप लिख सकते हो रूट अंडर 16 इंटू -1 कर सकते हो, मतलब प्लस माइनस रूट अंडर 16 इंटू रूट अंडर -1 कर सकते हो, मतलब प्लस माइनस 4i कर सकते हो। सिंपल सा चीज 4i आएगा या फिर -4i आएगा। 4 रूट्स है आपके,
p इज इक्वल टू 1 -1 और 4i और -i। वेरी गुड। ये रूट्स आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, p और q हम लोगों ने फाइंड किया था। कहाँ पे बौक गए हम लोग क्या? p स्क्वायर माइनस रूट्स निकालने के लिए नहीं, इसका हमारा मकसद कुछ और ही था। हम लोग को कुछ कैलकुलेट करना था p q की वैल्यूज, रूट्स वगैरह। ठीक है, अब हमारे पास पॉसिबल रूट्स क्या क्या है? रूट्स है हमारे पास, एक तो 1 है, एक -1 है, एक 4i है और एक -4i है। ठीक है, स्क्वायर रूट हमें निकालना था किसका? -15 -8i, -15 -8i, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना था। और इसको हम लोगों ने अज्यूम किया था, ठीक है चलो इसका जो स्क्वायर रूट है ना वो और कुछ नहीं p + iq होगा। ये होगा, यहां से बस आप p और q, ये p का वैल्यूज है, q का वैल्यूज है, डाल दो, पुट कर दो। कॉम्बिनेशंस देखिए क्या क्या आ सकता है आपका। अगर आप p का वैल्यू 1 डालते हो तो q का वैल्यू आप 4i ले लेते हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपने इधर सॉरी ये किया था ना, 4i लिया था, ये p निकाला था, q निकाला, ये आपने क्या गड़बड़ किया। ये सारे के सारे वैल्यूज आपके p के वैल्यूज निकले हैं, q का वैल्यूज तो निकालना है। p q, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, देखने दीजिए मुझे, इक्वल टू -15 और p q की वैल्यू है -4। अब यहां पे आपने p + iq ये एज्यूम किया था कि स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ था कि p की तो वैल्यू को रियल ही लेना है, नो डाउट। p का वैल्यू को रियल वैल्यू इज लेना है, तो यहाँ पे p का वैल्यूज इमेजिनरी आ रहा है, तो ये तो किसी जन्म में पॉसिबल नहीं होगा, नहीं ले सकते। यहाँ पे या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा बस, और q की वैल्यू -4 आएगी। अगर p की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 तो q की वैल्यू आएगी -4, और अगर p की वैल्यू हम पुट करते हैं -1 तो q की वैल्यू आएगी 4। तो एक रूट क्या आ गया? 1 -4i, और एक रूट आ गया -1 + 4i। क्या ये वही आंसर है जो हमने पहले वाले मेथड से कैलकुलेट किया था? -1 + 4i और 1 - 4i। देखा, आपने दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। एक तरीका ये था कि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, कंपेयर करो, आंसर निकालो, और एक तरीका था जो मैंने आपको पहला तरीका आपको सिखाया था। अब चलो करते हैं अगला सवाल। अब करते हैं हम लोग काफी एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम, फाइंड द ऑल द फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब यूनिटी का आपको ऑल द फिफ्थ रूट्स कैलकुलेट करना है। जैसे z⁵ इज इक्वल टू 1, इसका मतलब z की वो सारी वैल्यूज जिसका पावर 5 करने से आपको 1 मिलेगा। तो आपके लिए जानकारी काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी कि आपको पता है, खुशखबरी भी होगी कि आप ये जानते हैं कि कैसे बनता है। z इज इक्वल टू r cos θ + i sin θ, ये आप जानते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। हमको ये भी पता है कि जनरल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा प्लस 2πk/n लिखते हैं, सॉरी ये थीटा प्लस 2πk प्लस i sin थीटा प्लस 2πk, क्योंकि पीरियड हमको पता है कि sin थीटा cos थीटा का तो 2πk ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपको इसका पावर 1/5 फाइंड करना है तो क्या करोगे? r⁵ फाइंड करोगे, फिर cos ऑफ थीटा प्लस 2πk/5 करोगे, फिर i sin थीटा प्लस 2πk/5 करोगे, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। r का वैल्यू कितना होता है मुन्ने, निकाल लें। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया आपको? एक्चुअली 1 का पावर 1/5 बोला है, ये निकालना है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, आप कंसिडर कर सकते हो। तो 1 को आप क्या बोल सकते हो? i × 0, इसका पावर 1/5 निकालना, मतलब आप ये कंसिडर कर रहे हो कि z जो है आपका ये है ना
1 प्लस आई इंटू 0 है। चलो बताओ यहाँ से r क्या होगा, r तो होगा 1, क्योंकि रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1। और थीटा बताओ यहाँ से, थीटा बोलोगे, थीटा बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, tan इनवर्स ऑफ क्या है, क्या है, क्या है, 0/1 है। इसको हम 0 बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1,0 कहाँ शो करोगे, यहाँ पे शो करोगे, तो ये वाला वेक्टर कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो एंगल कितना है, एंगल थीटा ही सच में 0 है, तब थीटा तो 0 हो गया। उड़ा दो इसे, उड़ा डालो, उड़ा देंगे। तो यहाँ से Z1 आपका क्या हो जाएगा, कितने रूट्स निकालने हैं आपको, 5 रूट्स निकालने हैं। तो इसका मतलब k का जो वैल्यू है वो आपका 0, 1, 2, 3, 4 तक जाने वाला है। तो जब आप k का वैल्यू 0 पुट करते हो, अरे 0 पुट करो, 0 प्लस 0 0, cos 0 1, ये है 1, तो ये तो हो गया 1, ठीक। साइन 0 0, तो मतलब पहला रूट तो हमको मिल चुका है 1, ये भी हमको पता है कि 1 का पावर 5 करेंगे तो 1 मिलेगा। सेकेंड रूट निकालने के लिए थीटा ऑलरेडी 0 हो चुका है, हर केस में थीटा 0 हो जाएगा, नो डाउट। के का वैल्यू पुट करो 1, के का जो वैल्यू पुट करोगे 1 तो कितना मिलेगा, cos 2π/5। तो हम इसको लिखेंगे cos 2π/5, ठीक है, प्लस आई साइन 2π/5। कोई दिक्कत, इसी चीज को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, e⁻i 2π/5 लिख सकते हैं, लिख लिए। z³ बोलो 3, मतलब यहाँ पे k का वैल्यू अब डालना है 2, 2 2 ज़ा 4, तो cos 4π/5, cos 4π/5 हो गया, ये प्लस आई साइन 4π/5 हो गया। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं सर, ये और कुछ नहीं, i 2π/5 इसका होल स्क्वायर है सर, तभी तो मिलेगा ना 4 मिलेगा। अब यहां पे Z4 निकालो, cos k का वैल्यू डालो 3, 3 दूनी 6, 6π/5, 6π/5 प्लस आई साइन 6π/5 क्या मिलेगा, ये e⁻, सर i 2π/5 है ना, इसका क्यूब है सर, Z5 cos k का वैल्यू 4 डालो, 4 दूनी 8, 8π/5 प्लस आई साइन 8π/5 इज इक्वल टू e⁻i 2π/5 पावर 4। सर इसका पावर 4 है सर, तो यहां पे इसको है ना, इस महाशय को, इसको मान लेते हैं ओमेगा, मान लिए। तो इसके रूट्स कितने निकल गए, इसके रूट्स आ गए, तो बोलोगे रूट्स जो है वो और कुछ नहीं, क्या है इसके रूट्स, पहला तो 1 है, दूसरा है ओमेगा, फिर तीसरा है ओमेगा का स्क्वायर, फिर ओमेगा का क्यूब, फिर ओमेगा का 4, 5 रूट्स है ना, है तो 5 रूट्स, बस 1 2 3 4 5। और ये रिलेशन आपको पता भी होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो वेरीफाई करके देख लेना वो सब। यहाँ पे फिलहाल रूट्स निकालने बोला था, तो आप 5th रूट ऑफ यूनिटी ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग साइड्स Z1 एंड Z2 इज दिस। आपको ये प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, सपोज इस तरह का, ये मान लो Z1 है, ये Z2 है, तो इसका जो एरिया होगा ना वो मॉड ऑफ Z1 क्रॉस Z2 होगा, इसका एरिया, ठीक है। तो हमको ये पता है कि एरिया और कुछ नहीं, बेस इनटू हाइट होता है। अरे यही तो होता है, सीखे हैं बचपन में। हाइट कैसे निकालें, हाइट मेरा h1 मान लेते हैं, ये एंगल सपोज थीटा, तो अगर ये थीटा है तो h1 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 साइन थीटा। क्या हम इसे बोल सकते हैं, अरे बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एरिया बोलो, बेस, बेस मतलब क्या हम मॉड ऑफ z2 बोल सकते हैं, बिल्कुल। हाइट को क्या हम मॉड ऑफ z1 साइन थीटा बोल सकते हैं, मॉड ऑफ z1 साइन थीटा बोल सकते हैं, बस बेस इनटू हाइट, ये रहा बेस, ये रहा हाइट, कर दीजिए मल्टीप्लाई,
सर क्या ये वैसा मिलता जुलता कुछ लग रहा है क्या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 साइन थीटा, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता था ना सर, वो तो ये होता था मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, और एक एन कैप रखते थे ताकि उसका डायरेक्शन पता चले। यहाँ पे डायरेक्शन ऑब्वियसली इसका इधर है तो ये हटाओ, आपको सिर्फ साइन थीटा से मतलब है, मतलब इसके क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। क्या हम इस चीज को ये चीज नहीं बता सकते? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इस वाले क्रॉस प्रोडक्ट जो आप फाइंड कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट जो आप फाइंड कर रहे हो, तो ये Z1 क्रॉस Z2 के होगा ना। और हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि यहां पे इसके सिर्फ Z1 इज ग्रेटर देन 2, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। आपको हमेशा मैग्नीट्यूड पे बात होती है इसमें, तो इसीलिए यहां पे ये तो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। क्यों लगा मॉड? क्योंकि Z1 क्रॉस Z2 को कोई सेंस नहीं है। Z1 क्रॉस Z2 का मॉड आप बात करोगे तब ये कहलाएगा, ये है आपका एरिया, ठीक है। बस इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये रहा आपका प्रूफ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सा सवाल है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल प्रूव करिए। ये बुक में दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। कुछ वर्टिसेस में दिए हुए हैं, जैसे मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं Z1 Z2 Z3 इस तरह से, जिसका x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये मैंने क्वेश्चन साइड टेस्ट में भी दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था, बट अगले टेस्ट में 100% दूंगा कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आप प्रूव करिए। कि आप कैसे प्रूव करते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है ना, ये x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ऐसा टाइप का देख लेना कि मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है कि सही लिखा नहीं लिखा। एनीवेज, ये वाला जो फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ अ ट्राइंगल प्रूव करने वाला, ये मैं 100% टेस्ट में दूंगा आपके क्वेश्चन आउट। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया ताकि एक सिक्योरिटी मिल जाए कि कुछ लोग तो सॉल्व कर, अरे इसी बहाने सीख भी तो लो, अरे कर लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, ठीक है। टेस्ट दिया करिए, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप टेस्ट दिए, ऑनलाइन टेस्ट हमेशा होते रहता है, रेगुलरली होते रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं किस लिए बना हूँ, एकेडमिक्स और टीचिंग के लिए। वरना मैं चला जाता इधर उधर किसी और फील्ड में चला जाता, वरना मैं यूपीएससी की तैयारी में भी लग चला जाता, ये सब चीज करता नहीं। कभी सोचा नहीं था, मतलब वैसा था कि ठीक है चलो, लेकिन जब इधर आ गया ना तब मुझे पता चला कि what I can do in this academics and teaching, I won't be able to do that in the civil services, that for sure। क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, ये भी हमारा भी जो हम बनेंगे तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ही जॉब होगा, बट मुझे दायरे में रखना है ना, वो एक जो मिसिंग गैप है। मैं जो हमेशा फील करता हूँ अपने कंट्री में, टीचिंग में बहुत ही बड़ा गैप है, बहुत ही ह्यूज गैप है। मैंने हर तरह के स्टूडेंट्स के साथ डील किया है, साथ ही साथ मैंने खुद भी वैसा लाइफ जिया है। एक समय में मुझे याद है, मुझे सोशल स्टडीज में क्रॉस लगते थे, जीके और सोशल स्टडीज में क्रॉस लगते थे मुझे। फिर एक समय में ऐसा तो मतलब बचपन में मम्मी जब पढ़ाती थी ना, मतलब नर्सरी 1 KG 1 2 3, हाँ 3 तक मम्मी पढ़ाई। तो जब तक मम्मी पढ़ाती थी तो हर क्लास में टॉप। उसके बाद फिर थोड़ा सा कैजुअल होना वगैरह, तो जैसे मम्मी ने पढ़ाना छोड़ा उसके बाद फिर फेल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो चला गया। फिर 6 में किया था, फिर टॉप किया था। फिर 7 में मैथ्स में मुझे 90 याद है, मुझे 95 या 92 ऐसा कुछ आया था मैथ्स में, ठीक है। और 5 में भी तो उस तरह से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। 5 में एक हमारे मैथ्स के सर थे, योगेंद्र सर, अभी पता नहीं कहाँ है सर, पता नहीं, बहुत समय हो गया ना, मैं मिल नहीं पा रहा इस तरह से। होपफुली अगर वीडियो देख लिए मे बी, तो उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी थी। बहुत सारे सर मेरे लाइफ में, सर और मैम मेरी लाइफ में आए, जिनके कारण से जो कुछ भी हूँ आज, वो सब मेरे गुरुओं की देन है। तो जो कुछ भी आपको रिफ्लेक्ट दिख रहा हो मेरे बातों में, मेरी पर्सनालिटी में, या फिर मेरे पढ़ाई में, ये सब मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब रिफ्लेक्शन है उन
गुरुओं का, उन टीचर्स का जिनका मैं हमेशा 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 ऋणी रहूँगा। ऑब्वियसली पेरेंट्स तो हैं, लेकिन गुरुओं का जो शिक्षक के साथ जो एक बॉन्डिंग हो जाती है ना, मतलब कहीं पे भी, कोई भी कॉलेज जाओ या फिर कोई इंस्टीट्यूट जाओ, कहीं पे भी जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा वहाँ वहाँ मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे गुरु मिले और अभी भी मिल रहे हैं और होपफुली आगे भी मिलते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इंसान को ना, मतलब कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मुझे ये टीचिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर मैं उधर चला जाता, इधर क्या बोलता हूँ उसको, होता ना कि एक एसएससी निकाल लो जॉब करो, रेलवे निकाल लो जॉब करो, वो चीज़ उतना ग्लैमर मुझे इस चीज़ में, मैं उस चीज़ में उतना नहीं कर पाता। इसलिए बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप इधर क्यों नहीं ट्राई किए। अरे नहीं, मुझे इसी चीज़ में पैशन है, मुझे एकेडमिक्स में ही बहुत कुछ करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि क्या है गैप, मिसिंग क्या है। मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम क्या है, वो मैंने वो झेला है कि मतलब इतना बहुत ही बड़ा गैप है ये, इस गैप को भरना ज़रूरी है। वरना हम लोग ना भ्रम में जी रहे हैं कि मतलब मैंने पढ़ाया, इसने ये किया, उसने किया। ऐसे नहीं, समाज का निर्माण ऐसे नहीं होता। सब कुछ सिर्फ देखिए, एक मैं एक छोटा सा चीज़, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं एक 2 मिनट में आपको एक काफ़ी अच्छा सा ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। ओवरव्यू 2 मिनट में। जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक, पूरा भारत की आबादी इंडिया का कंसिडर कर लिया, इंडिया का पॉपुलेशन है। इसमें से 3 लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, 3 लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। एक लेवल तो वो है कि मतलब एक कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ाई लेने से कुछ लेना देना है ही नहीं, कुछ लेना देना है ही नहीं, वो सिर्फ धरती का बोझ बन करके पैदा हुए, ठीक है, उसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे होता है ना कि कैजुअल, पढ़ना है ही नहीं, कुछ और ही करना है, कुछ और ही करना है लाइफ में, पढ़ाई लिखाई से नहीं। मैं सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। एक ऐसा गल्प है हमारे कंट्री का जिसको क्रीमी लेयर बोला जाता है, टॉप क्रीम्स ऑफ द कंट्री, जो जेन्युइनली बहुत ही टैलेंटेड, नेचुरली गॉड गिफ्टेड हैं, बहुत मेहनती भी हैं, गिफ्टेड भी हैं, और उनका ऑब्वियसली उनका आईक्यू लेवल वगैरह, जैसे होता है ना टीवी में आते आते रहते हैं, अरे डिस्कवरी में ये क्विज में गया, इस स्कूल ने ये जीता, इस बोर्ड ने ये टॉपर किया, ये किया, उसी से ऑल इंडिया रैंक ने ये लाया, वो लाया, है ना, जो उसका नाम आप वगैरह सुनते रहते हैं। कोई भी एग्जाम हो, गेट में इसने टॉप किया, इंजीनियरिंग सर्विसेज ने निकाल लिया, फिर सिविल सर्विसेज में इसने ऑल इंडिया रैंक ये लाया, वो लाया, वो सब इधर 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 इधर। ऑब्वियसली ट्रांजिशन होते रहता है कि यहाँ से लोग जंप करके ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ये भी है पॉसिबिलिटी, या जो नेचुरली गिफ्टेड है वो भी पॉसिबिलिटी है। हमारे कंट्री का सिस्टम पता है कैसा है? हमारे कंट्री का सिस्टम फोकस किधर कर रहा है? फोकस इधर, यहाँ यहाँ यहाँ, सिर्फ इधर ही है फोकस। उठा करके देख लीजिए आप, पूरी तरह से आप उठा के देख लीजिए, जितने भी आप कॉलेजेस हैं, जितने भी आप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सबका फोकस किधर है? सब इधर। अच्छा, मेरे कोचिंग से पढ़ करके इसने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, इसलिए मेरे पास आओ, पढ़ो, मुझे पैसा दो, मैं पढ़ाऊँगा, फिर तुम भी लाओगे। ये एक तरह का पूरा एक, समझिए इस पूरी चीज़ को, सब चीज़ इसी पे चल रहा है, सब कुछ इसी पे चल रहा है, मार्केटिंग वगैरह। ऑब्वियसली ये है सिस्टम है, तो इसमें गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए है तो स्ट्रैटेजीज है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, कोई गलत नहीं है। लेकिन नुकसान किधर हो रहा है मैं बता देता हूँ उसको। सारा फोकस इधर ही है, टॉप क्रीमी लेयर्स ऑफ द कंट्री, मतलब जो क्रीम बल्क बोल सकते हो कि अच्छा इसने ऑल इंडिया रैंक ये लाया था, वो लाया था वगैरह, ये सब चीज़ ठीक है, वो भी अपना सोसाइटी में योगदान, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, चला रहे हैं सब चीज़ सिस्टम को। लेकिन मेरा पर्पस, मेरा जो सोच है कि जो जनरल जो जनता है ना, वो इधर है, इधर इधर इधर, एवरेज, इनका कोई माय बाप नहीं है, इनका कोई माय बाप नहीं है, सीरियसली बता रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं अपने भरोसे, एग्जाम भी दे रहे हैं वो अपने भरोसे, इनका कैरियर भी है वो अपने भरोसे, इनका कोई गारंटी नहीं लेता, कोई भी नहीं, और इन पे कोई भी फोकस नहीं करता। सब किधर, सब इधर फोकस करते हैं। अच्छा, कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, इनका टेस्ट में रिजल्ट्स आ रहा है, या फिर ये चांसेस हैं कि हाँ मेरे कोचिंग को ये चमका देंगे, तो ठीक है इन पे फोकस करो, यही है हमारे ब्रांड, हमारे इंस्टीट्यूट्स के वगैरह, सब इधर चल रहा है गेम। मेरा वो सोच बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एग्जैडमी फोकसेस ऑन एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, दैट्स इट। हमारा फोकस इधर है क्योंकि मैंने वो चीज़ झेला है,
मैंने झेला है, भीख मांगते रह गया, सर पढ़ा दो यहाँ पे नहीं, जब तक फीस नहीं तब तक नहीं पढ़ाई, कहाँ से लाके दूँ फीस। सिर्फ एक घर है हमारा, सिर्फ वो भी लीज पे लिया हुआ, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारी, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद मम्मी पापा ने यहाँ तक पहुँचाया, मैंने झेला है वो सारी चीज़ ना। तो मैं नहीं चाहता कि फिर कोई और प्रभाष पैसे की तंगी के कारण से अपना 11th और 12th खराब करे, आईटी का सिलेक्शन रुक जाए उसका, और फिर किसी तरह से झेलते मेरे पापा का ड्रीम था कि बेटा आईटी में एक बार चला जाए। पापा भी है नहीं, लेकिन फिर भी अभी होते तो अफसोस लगता है कि मतलब होते तो अच्छा लगता कि हाँ अभी आईटी में है। लेकिन वही है कि अगर मैं वैसा सिस्टम अगर नहीं रहता, वैसा होता ना कि वैसा सिस्टम नहीं रहता, तो मैं उसी समय निकाल सका होता था, एग्ज़ाम निकाल चुका होता। और उस समय पापा का जो ड्रीम था वो पापा जिंदा रहते देख लेते, लेकिन वो हो नहीं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे रहते, जब तक मैं जिंदा हूँ इस धरती पे, तब तक मेरे रहते कोई और प्रभाष सफ़र करे। मेरा ये पर्पस है। आप जो कंट्रीब्यूशन देते हो ना, हमारे लिए वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप जो कंट्रीब्यूशन देते हो, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हमारी किताब खरीद देते हैं, उनको ज़रूरत कर देते हैं। एक स्टूडेंट ने बोला सर हमारे गांव में बिजली नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, हमें लैंप की ज़रूरत है सर। तो फिर मैंने उसके बोला अच्छा ठीक है, बताओ कौन सा लैंप वगैरह चाहिए, तुम्हारे दोस्त यूज़ करते हैं, उसका क्या है। तो उस प्रोसेस में उसको दे करके उसका भी फंड रिलीज़ किया जाएगा। तो हमें वैसे लोगों को ऊपर उठाना है जिनको वाकई में ज़रूरत है, ठीक है। और बिना पैसे का तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि जो सक्षम हैं वो असक्षम का साथ दें, सहारा दें। ऐसा ना हो कि यहाँ पे पहुँच करके भूल जाएं, यहाँ से अपने समाज से निकल करके उठे थे और अपने समाज के लोगों को भूलें। अरे क्या मजाक है ये, तो गद्दारी हो गई फिर तुमसे। तुमको जिसने पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारे समाज ने ऊपर उठाया, तुम घूम कर वापस तक नहीं जाते हो पलट करके देखने के लिए। दिस इज रियली, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बहुत ही बेकार और दुखता है, बहुत ही दिल दुखता है कि जो टॉप पे पहुंच गए हैं और अपने ज़मीन को छोड़ दिए हैं, अपने बैकग्राउंड को छोड़ दिए। एनीवेज, थोड़ा बहुत ही पहुंचा हूँ, ज़्यादा इज्जत नहीं है हमारी, और ज़्यादा भी उतना भी कहता ना कि प्रतिष्ठित मान सम्मान वैसा हमारा कुछ भी नहीं है, कोई औकात नहीं है हमारी। छोटी सी कंट्रीब्यूशन ना, अगर किसी 4-5 लोगों को भी थोड़ा अच्छे से ऊपर पहुंचा दे, जेन्युइन लोगों को, तो हमारा जीवन हो जाएगा सफल और हम हो जाएंगे, मैं लिटरली फील करूँगा कि यस, कि मेरा लाइफ यही है सक्सेसफुल, मैं लाइफ का ही हो जाएगा। मेरे लिए वैसा सक्सेस नहीं कि ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जाऊंगा, अपने नाम के आगे ये लगा दूंगा, अपने नाम के वो लगा दूंगा। अरे नहीं, भगवान की दया से जितना मेहनत किया उस हिसाब से मुझे मिल गया है। आई एम सेटिस्फाइड। आई वॉज लिटरली इंटरेस्टेड इन टीचिंग एंड एकेडमिक्स, मैं पहुंच चुका हूँ, रिसर्च मेरा चल रहा है, होपफुली उसमें काफ़ी एक टहलका, अगर होपफुली कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा यूनिक सा कुछ अगर कर दूँ तो काफ़ी अच्छा होगा, वरना टीचिंग तो है। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए, सब मुंह खोल करके बोलना है ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो लोग समझेंगे नहीं पर्पस क्या है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन करने में आप फिर बोलेंगे कि अच्छा ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी क्या, इतना कहानी स्टोरी सुनाया, ये सब पैसे लूटने के लिए। आपको जो समझना है समझ लीजिए, पैसे की लिटरली ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए कि विदाउट मनी नथिंग वर्क्स, नथिंग वर्क्स, ठीक है। आई होप जितना कुछ विज्ञान आपके अगर दिल, दिमाग, मस्तिष्क और दिल तक पहुंची हो, तो आई होप थोड़ा सा सहयोग देंगे। और जो असक्षम है वो सिर्फ और सिर्फ वैसे स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएशन करना शुरू कर दें जो लिटरली में ज़रूरतमंद लोग हैं, और हमारी वाणी, हमारी जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचाएं जिनको वो ज़रूरत है, लिटरली में वो ज़रूरत है। ओके, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।